जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या हो गया तुम्हें? क्या ऐसी मजबूरी थी? तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारी मदर की रूह को किस कदर तकलीफ हुई होगी? अरे मैंने तो सोचा था आम सी शक्ल की लड़की है, मामूली बदशक्ल कहीं की। मैंने सोचा नवीद ऐसी जोरू को कहाँ मुंह लगाएगा। अरे पड़ी रहेगी एक कोने में और दुनिया का मुंह भी बंद हो जाएगा कि मैं नवीद की शादी क्यों नहीं करवा रही। जब मरोगे ना तुम दोनों, जाते जाते अपना सब कुछ कर देना उन दोनों के नाम। तुम ऐसा करो कि अपने कुछ जेवर बेच डालो, आखिर केस तो लड़ना ही है ना। सेवर? जेवरात का क्या है, वो तो दोबारा भी बन जाएंगे ना। जिंदगी धूप तुम घना साया। हीरा, क्या हुआ है? किसका फोन आया था? अब्बू जी का इंतकाल हो गया। अब्बू जी वो मजर के वाले? जी भाभी, हमें अभी इसी वक्त जाना होगा। हाँ मगर हीरा, तुम्हारे भाईजान को फोन कर लेते, इस तरह उनको हमारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। भाभी वो अहमद के दादा थे और मजर के अब्बू, मैं वहाँ कैसे ना जाऊँ? हाँ मगर हीरा। ठीक है भाभी, आप भाईजान से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं अहमद को लेके जा रही हूँ। पता है जमाल, मैं तो पहले ही चाहती थी वो वहां ना रहे। अच्छा हुआ वहां से चली गई। और उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि कमाल भाई ने इस बात पे कोई इतराज नहीं किया, बल्कि उसे अपने यहाँ रखा, उसका साथ दिया। है ना जमाल? परदेश में बैठा शख्स किसी भी बात की तह तक नहीं पहुंच सकता। मुझे तो अजीब सी बेचैनी लगी हुई है। अगर मैं 2-3 रोज पहले भाईजान को कॉल नहीं करता, मुझे तो पता ही ना चलता कि अनम तो भाईजान के घर पे। तो कुछ बताया उन्होंने? ताज्जुब मुझे इस बात पे है कि भाईजान ने हमेशा यही चाहा कि हीरा वहीं पे रहे, फिर वो उसे घर कैसे ले आए? आप हीरा से पूछें। हीरा से मेरी बात हुई थी, लेकिन वो तो यही कह रही है कि सब ठीक है, सब खैरियत है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी आप मालूम करने की कोशिश करें जमाल। आखिरी वक्त तक उन्हें अपने पोते की आस ही रही। आप मुझे फोन करती, मैं खुद ले आती अहमद को अब्बा जी से मिलवाने। डरती थी रिजवाना से, कहीं वो कोई हंगामा खड़ा न कर दे। दिल के दौरों से तंग उसका बाप कहीं मर ही न जाए। काश मैं भी उनके साथ मर जाती। ऐसा ना कहे अम्मी। क्या रह गया मेरी जिंदगी में? जवान बेटे को अपनी आंखों से मिट्टी में उतरता देख लिया। अब बेटी का खून सफेद होते अपनी आंखों से देखूंगी। अकबर के आखिरी वक्त में उसे पानी पिलाने के लिए मैं मौजूद थी। मेरे लिए कौन होगा? कौन होगा? सच
पाते हैं मलिक। जो जैसा करता है वैसा ही पाता ना, वैसा ही पाता। हेरा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी 2 साल की मेहनत जाया गई। ऐसे नहीं जाया होने दूंगी मैं। 2 साल दिन रात मेहनत की है उस फैक्ट्री के लिए मैंने, और अब तो ये घर, वो फैक्ट्री, ये सब कुछ मुझे अपना अपना सा लगने लगा है। ऐसे कैसे सौंप दूंगी किसी को? उसके वापस आने और रात रुकने पर भी तुम खामोश हो। मुझे तो लगता है तुमने हार मान ली। हार नहीं मानी मैंने, सस्ता रही हूं ताकि ताजा दम होके मैदान में फिर से उतरूं, समझे? जब तेरा पापा छोटा सा था ना, बिल्कुल तेरी तरह था। उसे आलू का पराठा बहुत पसंद था। फिर पता है, मैंने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल जाते हुए बहुत रोता था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसका स्कूल में ऐसा दिल लगा कि जब मैं उसे स्कूल से वापस लाती थी तब रो पड़ता था। तुम मेरे दूसरे मजहर हो। मेरा अहमद भी अपने पापा की तरह बहुत लायक बनेगा, है ना? अभी हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी? खैर, तुम्हें जाना तो है। लेकिन आप परेशान ना हो, अहमद को लाया करूंगी आपसे मिलाने के लिए। आपका दिल करे तो आप भी आ जाया करना। मैं कहाँ आ सकती हूँ बेटा, बीमार हूँ। जोड़ों के दर्द ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप परेशान ना हो, आप अपना ख्याल रखिएगा, मसाज करवाइएगा। कौन करेगा ये सब कुछ? मशवरे दे रही हो, खुद आके कर लो ना ये सब कुछ। तुम्हें जायदाद का होश है सिर्फ, तो माँ का भी होश करो। रुपया पैसा सब हथियाने का बस जुनून सवार है तुम्हारे सर पे। माँ को संभालो मेरी। अब मैं अकेली जान कारोबार संभालूं, थकी हुई घर पे आऊं, फिर इनके लिए परहेजी खाने बनाऊं या पैरों के मालिशें करूं? भाई बड़ी मशवरा देने वाली। वो मजहर के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल रखवाई थी मैंने आपके पास। हाँ, चाहिए? जी भाभी, वो जब अहमद 2-3 महीने का था तो मजहर ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया था शहर के सबसे बड़े स्कूल में। अब माशाल्लाह उसकी एज हो गई स्कूल की, तो मैं सोची थी उसका एडमिशन करा दूँ। शहर का सबसे बड़ा स्कूल, यकीनन सबसे महंगा भी होगा। देखो हिरा, मैं जानता हूं कि मजहर हमसे ज्यादा साहिब हैसियत शख्स था, और अगर वो आज होता तो यकीनन उसने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचा होता। लेकिन मैं उसका स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। अहमद हमारा भी बच्चा है, हमने उसे अपनी औलाद से कभी अलग नहीं समझा। जब तक तुम यहाँ हो
वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कल ही ले जाऊंगी हारिस और फातिमा के स्कूल, वहाँ उसका एडमिशन भी करवा देना, तीनों एक साथ ही पढ़ लेंगे। आपा, तुम्हारा भाई इतने दावों से तुम्हें इसलिए लेके गया था कि इस कोठरी में फेंक दे? वो मेरा ही भाई, जिसके अंधे इश्क में तुम्हें इतने ऐश करा दिए उसने, वरना तुम्हारी औकात तो। आप ये सब कहने आई हैं मुझसे? नहीं, ये सब कहने नहीं आई। मैं ये कहने आई हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे भाई की औकात जो भी हो, लेकिन मेरे भतीजे की औकात ये नहीं, ना ये जगह और ना ये घर उसके काबिल। तो आप उसको उसका हक क्यों नहीं दे देते, ताकि वो भी वही जिंदगी गुजारे जिसके वो काबिल है? हाँ तो दे दूंगी, मैंने कब इनकार किया, लेकिन उसकी उम्र आने दो, अभी नहीं। और वैसे भी तुम क्या संभालोगी उसकी जायदाद? तुम तो खुद अपने भाई की उंगलियों पे नाच रही हो। कभी सोचा है तुमने, कभी सोचा है तुमने कि क्यों जुनून की हद तक तुम्हारा भाई तुम्हारी जायदाद हथियाना चाहता है? क्यों इतने सालों से वो अदालतों के चक्कर काट रहा है? उसका क्या इंटरेस्ट है? तुम नहीं समझो, मैं समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। मैं अपने बाप की उम्र भर की कमाई और अपने मरहूम भाई का हक किसी तीसरे के हाथ में कैसे दे दूं? तो आप मुझसे क्या चाहते? तुम वापस घर आ जाओ। आपने मुझे खुद निकाला था उस घर से। मैंने नहीं निकाला, हाँ मेरी अम्मी ने निकाला। लेकिन आपकी वजह से। वो उनकी गलत फहमी। सच पूछो तो मजहर के अचानक चले जाने के गम में मैं भी पागल सी हो गई। दिमाग माऊफ हो गया था मेरा, इसलिए कर बैठी उल्टी हरकत। वरना सच पूछो तो मुझे अहमद से वही मोहब्बत है जो एक फुप्पी को भतीजे से होती चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भतीजा हमारे पास रहे, उसका अच्छे से स्कूल में दाखला हो, वो ड्राइवर के साथ आया जाया करे, उसकी अच्छी परवरिश हो, माँ के साथ साथ उसे दादी का प्यार, फुप्पी की तवज्जो मिले। वैसे भी मेरी अपनी औलाद तो कोई है ही नहीं। तो इस सब के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? ठोकरें खा खा के कुछ अकल ठिकाने आ गई है। कुछ खास नहीं, बस मेरी बीमार माँ का ख्याल रखना और ये कि अपने भाई से कह के केस वापस ले लो। मेरे भाईजान कह रहे थे कि इस बार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है, इसलिए आज से एक ही एसी चलेगा। पता नहीं लोग अपने बच्चों को अजीब आदतें क्यों डाल देते हैं, वो भी सोचे समझे बगैर। पता है इस पूरे महीने में मैं 6,000 रुपये उसके डायपर्स और दूध पे खर्च कर चुका हूँ।
जानता हूं कि मजहर हमसे ज्यादा साहिब हैसियत शख्स था, और अगर वो आज होता तो यकीनन उसने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचा होता। लेकिन मैं उसका स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की औकात जो भी, लेकिन मेरे भतीजे की औकात ये नहीं, ना ये जगह और ना ये घर उसके काबिल। हाँ, तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन परेशानी की बात भी तो है। डॉक्टर कह रही थी कि डॉक्टर तो कुछ भी कहती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी तो कितना बेचैन थे ना इस खबर के लिए, और अम्मी जी को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होंगी। आप ना बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी जाके अम्मी जी को ये खबर देती हूँ, ठीक है? रिजवाना क्या करने आई थी इस घर में? तुमने उसे अंदर कैसे घुसने दिया? भाईजान, मैंने ससुराल वापस जाने का फैसला कर लिया। कैसा ससुराल? ससुराल शौहर से होता है, और अब तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। मजहर मुझसे दूर जरूर हुए लेकिन अलग नहीं। मेरे नाम के साथ आज भी मजहर का नाम लगता है। लोग मुझे मजहर की बेवा के नाम से पुकारते हैं, और उस घर से मेरा ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। तुम जज्बाती हो रही हो। पहली बार जज्बाती हुए बगैर हकीकत पसंदी से काम ले रही हूं। और हकीकत यह है भाईजान कि मुझे तो इस घर में अपनायत का एहसास होता है, क्योंकि मैंने यहाँ जवानी गुजारी है, बचपन गुजारा है, लेकिन अहमर को नहीं। अहमर यहाँ अपने बाप को महसूस नहीं कर सकता जो वो अपनी दादी के घर पे कर सकता है। वो अपने बाप से जरूर महरूम है, लेकिन मैं उसे मजहर की यादों और तस्वीर से नहीं महरूम कर सकती। वो अपनी दादी के साथ रहेगा तो अपने पापा को याद रखेगा, और मजहर के रूह को कितना सुकून मिलेगा कि उसका बेटा उसे जानता है, चाहता है और उससे अनजान नहीं है। यूं कहो कि तुम्हारे भाई के घर के हालात तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, और उस घर का ऐशो आराम और सहूलत तुम्हें वापस बुला रही है। पिछले 2 साल से मैं और कुलसूम तुम्हारे लिए अपनी जान मार रहे हैं कि तुम खुश रह, और तुम वापस उस घर में जाना चाह रही हो जहां पर ना तो तुम्हारी इज्जत है और ना ही वक़्त, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बच्चे को हर उस स्कूल में दाखिल नहीं करा सकता जिसकी माना फीस 12,000 रुपए है। तुम्हारी भाभी हर रोज बाजार बस में जाती है, तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी कैसे मंगवा सकता हूं? मेरे बच्चे रोजाना दाल चावल खाते हैं, तो मैं अमर के लिए बर्गर और चीज कहां से लेकर आऊं? मुझे गलत समझ रहे भाईजान। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं, और तुम भी थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि तुम्हें ये सब चीजें मिलने ही वाली हैं। चंद ही दिनों में केस का फैसला हो जाएगा और तुम उस घर में मालिक बन के जाओगी। बस भी करे भाईजान, कब तक बहलाएंगे मुझे? पिछले 2 साल में इसी आसरे में मैंने अपने सारा जेवर, अपना सामान बेच दिया। अब तो अगले केस के लिए मेरे पास फीस भी नहीं है। खाली हाथ हो गई मैं, और इस ख्वाब में रहने से तो अच्छा है कि मैं अहमर को वहीं ले जाऊं। जो कुछ उसका है वो उसी को मिलना है, आज या कल उसी को मिलेगा। ओह, तो और क्या पट्टियां पड़ा के गई है वो रिजवाना? और क्या 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 है उसने, बोलो। आप प्लीज ये केस वापस ले लें। तुम
पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी 2 साल की मेहनत इस तरह कबाड़ में डाल दूं जबकि मंजिल इतनी करीब है? तो ठीक है, मैं ये केस खुद ही वापस ले लूंगी। उसने मेरी नीयत पर शक किया है। सिर्फ उस औरत की वजह से जो उसने सब कुछ हड़प कर लेना चाहती है। जिंदगी धूप तुम घना साया। अम्मा, आपको खुशी नहीं हुई इस खबर से? अरे बेटा, मुझे खुशी नहीं होगी तो क्या हमसायों को होगी? नगमा भी यही कह रही थी कि अम्मा को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा इस खबर का। ये बता, तू डॉक्टर के पास गया था? तूने खुद सुना अपने कानों से? हाँ, मगर क्यों? अरे बेटा, कई औरतें मक्कर भी करती हैं। 4 दिन छोड़ से नाज नखरे उठवाती हैं, आराम करती हैं और फिर मैके में हफ्ता भर रहकर वापस आकर कहती हैं बच्चा ज़ाया हो गया। नहीं अम्मा, नगमा में इतनी चालाकियाँ कहाँ है? मैं खुद गया था डॉक्टर के पास, उसने मुझे खुद बताया कि वो उम्मीद से है। बहुत आराम और एहतियात के लिए कहा उसने। आप भी उसका ख्याल रखिएगा, उसे इतनी अकल नहीं है। हाँ, माँ बनने की अकल है उसमें, बाकी सारे मामलों में नन्ही और भोली बन जाती। अरे मैं ख्याल रखूंगी उसका। इस उम्र में तो मुझे चाहिए कि कोई मेरा ख्याल रखे। ये लगन तो नहीं लगन है, ये कैसे कह दूं कि अपनापन है, ये देखने को धड़कता मन है, ये कब मिलन की तरह मिलन है, ये दिल न माना हजार समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया। सब कुछ कितना बदल गया। ना वो पर्दे, ना वो बेड, ना वो चेयर। कुछ भी वो नहीं है मज़र, जिसके होने से आपके होने का एहसास जागे। फिर भी कुछ तो ऐसा है जो मुझे आपके करीब कर रहा है, और वो है उन दीवारों में बसी आपकी खुशबू। वो तो वापस आ गई। उसकी मजाल है कि वो खुद से वापस आए। उस कमबख्त को यहाँ से निकालने वाली भी मैं थी और वापस भी उसे मैं ही लाई हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? जब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था तो तुमने जबरदस्ती मजबूर किया। अब जबकि मैंने घर भी बेच दिया और मेरी नौकरी भी नहीं है, तो तुम तो कम से कम ये सब कुछ हाथ से ना जाने दो। हाथ से तो सब कुछ निकल ही गया था, बेवकूफ़ इंसान। मैं केस ऑलमोस्ट हार चुकी थी। वो तो मेरी अकल थी कि मैंने उस अहमक को मनाया कि अहमर इस घर में रहेगा और उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, और हर महीने एक अच्छी खासी रकम उसके और उसके बच्चे के खर्चे के लिए मैं उसे दूंगी। तो वो मानी है केस वापस लेने पे। है ना, भूखे नंगे खानदान की यही औकात थी उसकी। चंद हजार रुपए महीने पे खुश होके मान गई। अगर चंद हजार से उसका कुछ अरसे के बाद जी भर गया और वो ज्यादा का मुतालबा करने लगी, या फिर किसी ने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी, तो
तो जैसे पहले एक बार बेचा था ना उसे, फिर बेच दूंगी। जानते हो ना मुझे। क्यों आई है यहाँ? तेरे आने से मेरे मजर की खुशबू लौट आई है। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आई है? तो क्या ये मेरा घर नहीं है? घर मर्द के साए से होता है, चाहे वो बाप हो, भाई हो, बेटा हो या शौहर। मेरा बेटा तो है ना मेरे साथ। बाप ना से माँ तो है, और फिर आपका साया है हमारे ऊपर। आप है हमारे साथ। मैं कमजोर तेरी हिफाजत कैसे कर सकती? तुझे अपने भाई के पास रहना चाहिए था। वो तेरी इज्जत ढक के रखता। रिजवाना माँ बाप की इज्जत न कर सकी, तेरा क्या ख्याल रखेगी? मैं जानती हूँ अम्मी, मैंने भाई के घर से निकल के बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन मुझे अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारने थे ना। किसी ना किसी पे तो भरोसा करना था। मैंने आपा पे भरोसा कर लिया। उन्होंने कहा है कि वो मेरे अहमर को इस घर में किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देंगी। हिम्मत करो, बस अभी चलते हैं। अम्मी, इसकी तबीयत खराब हो रही है, मैं जरा हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। 6 महीने हो गए, इसकी तबीयत ठीक ही कब होती है? रोज का तमाशा बना रखा है इसने अस्पताल जाने का। औरों के भी बच्चे होते हैं, महीना 2 महीने बाद मुआयना करवाती हैं और अस्पताल से घर आ जाती हैं। इसके तो रोज के फेरे हैं, मगर यहाँ तो इनके हर दूसरे दिन के चक्कर खत्म ही नहीं हो रहे। लोग भी देखकर हंसते होंगे कि ना जाने क्या हो गया है। क्या हो गया अम्मी आपको? आप ना मौका देखती हैं ना वक्त देखती हैं, हर वक्त बस तमाशा तो आपने बनाया हुआ है। चलो। रख लो, और चाहिए हो और ले लेना। किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कहना। परेशान नहीं होना। रानी क्या कर रही हो? फिलहाल इसे रहने दो, तुम कमरे में जाओ, अहमर के मैले कपड़े रखे वो जाके धो लो, मैं किचन देखती हूँ। आई एम सॉरी हफीज भाई। कोई बात नहीं, खुशी में इंसान ऐसे ही कदम कदम पर फिसलने लगता है। खुशी? अहमर शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। वैगन में लटक कर जाने के बजाय, अपने मामू के स्कूटर पे फंस कर जाने के बजाय कार में ड्राइवर के साथ जाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, अच्छे खिलौनों से खेलता है। उसे सब कुछ वही मिल रहा है जो मजहर उसे देना चाहता था। जी हफीज। लेकिन अगर मजहर जिंदा होता तो अपने बेटे को ये सब कुछ इसी तरह देता जैसे रिजवाना दे रही है, खैरात की तरह, शर्तों के साथ। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। अम्मा, आपको कम से कम एक बार तो हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। भाभी की तबीयत वाकई अच्छी नहीं है। उसका तो रोज का काम है अस्पताल में डेरे डालने का। अब मेरी उम्र ये तो नहीं है ना कि मैं इस ड्रामेबाज की तीमारदारी करती फिरूं। अम्मा, भाईजान को कितना बुरा लगेगा आपका ये सलूक। क्या मुझे बुरा नहीं लगता उसका बीवी के आगे पीछे इस तरह फिरना? क्या मेरे दिल पर छुरियां नहीं चलती?
अम्मा, सास बहू का जलापा सारी जिंदगी चलता रहता है। कम से कम ये वक्त तो खुशी से गुजार ले। आपके इकलौते बेटे के यहाँ पहली पहली औलाद आने वाली है। यही तो डर है। बीवी के चक्कर में उसने मुझे कोने से लगा दिया। अगर बच्चा हो गया ना तो फिर तो मुझे बिल्कुल भूल भाल जाएगा। अम्मा, अरे वो फाकों की मारी बीमार रूह जिसे वो पहले ही हथेलियों पे उठाए फिरता है, अगर उसने नवीद को बेटा दे दिया ना तो फिर तो वो नवीद के सर पर चढ़कर नाचेगी। अम्मा, बेकार के वहमों और अंदेशों में गिरकर आप इतनी बड़ी अपनी जिंदगी की खुशी जाया कर रही हैं। प्लीज बस तू चुप कर। मुझे तो डर है कहीं वो सचमुच नवीद के बेटे की मां ना बन जाए। अगर वो